हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। ये फैंटेसी ड्रामा है और ये मरमट पर बना हुआ ड्रामा है जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा डीमन भी हैं जो आपको दिखने में मिलेंगे। चलिए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। सीरियल के स्टार्ट में हमें एक विच दिखाई देती है जो किसी चीज़ के लिए जादू कर रही थी। देखने में ये विच काफ़ी डेंजरस दिखाई देती है जो हाथों को लहरा लहरा कर कोई मंत्र पढ़ रही थी। दरअसल ये अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रही थी। फिर एक ट्री समुद्र से निकलता है। ये ट्री जादुई होता है और बहुत पावरफुल होता है। दरअसल इस ट्री के अंदर बहुत सी आत्माएं होती हैं जो इस ट्री ने अपने अंदर ऑब्जर्व की हुई थी। फिर इस विच के हाथों में बांसुरी आती है जो बहुत खास लग रही थी और इससे थोड़ी दूर जल परियां सो रही थी। ये विच बांसुरी के जरिए अपना ब्लड उस पर लगाकर कोई मंत्र पढ़ती है और एक चमकती रोशनी निकलकर जल परियों के अंदर चली जाती है। वो इसलिए ऐसा कर रही है कि इन सबको अपने अंडर करके काबू कर ले और खुद बहुत स्ट्रॉन्ग विच बन जाए। ये इन सब की रानी बन जाए। फिर एक छोटे आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत से लड़कों को अपने साथ ला रहा था। लग रहा था जैसे इस छोटे आदमी ने इन लड़कों को भी जादू से अपने कंट्रोल में किया हुआ है और रानी के पास ला रहा था और तमाम डीमन डांस कर रही थी। बिल्कुल एक महफिल वाला माहौल था। लड़के भी उनके साथ डांस में शामिल हो जाते हैं। रानी एक जलपरी से कहती है, अब हम बहुत जल्द योयो विलेज को ख़त्म करके अपनी एक दुनिया बनाएंगे जहां सिर्फ मेरे कवानीन चलेंगे। आज मैं बांसुरी को एक्टिवेट करके इन लड़कों की सोल से जादू करूंगी। फिर एक डीमन लड़के को जादू वाला सिरप पिलाती है। रानी तख्त पर बैठकर अपने डीमन के साथ देख रही थी। जलपरी रानी से कहती है कि आज हम इन लड़कों की सोल को इस बांसुरी में डाल देंगे और साथ साथ रानी को मजेदार शराब भी पिला रही थी। रानी सुनकर बहुत खुश होती है। रानी की सारी खुशी तब खत्म होती है जब एक दूसरी जगह रेड फॉक्स को दिखाते हैं जो बहुत जोर से चिल्लाती है जैसे उसे पता चल गया था कि यहाँ पर रानी सब लड़कों को अपने कंट्रोल में कर रही है। उसकी आवाज़ से सारे लड़के होश की दुनिया में आ जाते हैं। लड़के भागने लगते हैं तो रानी को पता चल जाता है वो बहुत ही क्लेवर विच थी। फौरन सबकी सोल निकालने लगती है और बहुत गुस्सा भी होता है उसे। वो जल परियों से पूछती है कि किसकी इतनी जुर्रत है जो मेरे काम में दखल दे, क्योंकि अगर वो लड़कों को टाइम पर ना पकड़ लेती तो उसकी पावर सारी बेकार हो जानी थी। एक डीमन उसे बताती है कि ये रेड फॉक्स है जिसने आपसे पंगा लिया है। रानी कहती है कि उसे सजा दो ताकि कभी आइंदा ये जुर्रत करने की कोशिश ना करे। तो एक जलपरी उसे पकड़ने के लिए जाती है लेकिन रेड फॉक्स उसे अपने जादू से दूर फेंकती है। जलपरी दोबारा उस पर जबरदस्त अटैक करती है तो इस बार वो रेड फॉक्स को इंजर कर देती है। जल्दी से रेड फॉक्स वहाँ से गायब हो जाती है। रानी ये सब देख रही थी और गुस्से में भी थी। बेशक उसने लड़कों की सोल निकाल ली थी लेकिन बांसुरी को एक्टिवेट नहीं कर सकी थी, इसलिए उसे रेड फॉक्स पर बहुत गुस्सा था। वो अपने डीमन को ऑर्डर करती है कि वो इसे जल्द से जल्द पकड़ कर लाए। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो बहुत घने जंगल में कुछ जड़ी बूटी तलाश कर रहा था। उसका नाम तौड़न था जो अंधेरे जंगल में जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने में लगा था। दूसरी तरफ एक जादूगर पुजारी जादू कर रहा था और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। वो एकदम किसी इंसान पर अपना जादू करता है तो एक भयानक रोशनी उस इंसान को मिनटों में जलाकर मार देती है। ये पुजारी बहुत ही लालची होता है और गांव के लोगों को डराने के लिए और उनसे पैसे लेने के लिए ऐसी हरकतें करता रहता है ताकि उसका डर इस गांव वालों पर इतना बढ़ जाए कि ये पुजारी जिससे जितने चाहे पैसे लूट सके। वहाँ गाँव का लीडर भी होता है। वो लीडर जब इस पुजारी से पूछता है तो कहता है कि मैंने बुरी आत्मा को मार दिया है, अब मुझे पैसे दो। जब गांव का बुजुर्ग उसे पैसे देता है तो जो कि कम थे तो ये जादूगर गुस्से से उसके चेहरे को बिगाड़ कर भाग जाता है। फिर सुबह होती है तो ताड़न जड़ी बूटियां लेकर अब अपने घर जा रहा था तो उसे पतों की आवाज़ आती है। जब वो देखता है तो वही रेड फॉक्स थी जिसको जलपरी ने जख्मी किया था। ताड़न देखता है कि फॉक्स तो जख्मी है। दरअसल ताड़न विलेज का डॉक्टर भी था तो वो बहुत एहतियात से फॉक्स के जख्म साफ करके मरहम लगा देता है।
और फैसला करता है कि फॉक्स को कुछ दिन साथ रखेगा। जब ठीक हो जाएगी तो जंगल में वापस छोड़ देगा। उसे तो रेड फॉक्स बहुत पसंद आती है। रास्ते में तारन को खूबसूरत फूल तालाब में दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि जब पहले यहाँ से गुजर रहा था तो कोई भी फूल नहीं थे, अब ये रंग बिरंगे फूल आखिर कहाँ से आए। तारन को पानी में कुछ हलचल सुनाई देती है तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की नहा रही थी जिसका नाम तवान होता है। वो जब तारन को देखती है तो डर जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो तारन फौरन आंखें फेर लेता है और कहता है कि मैं विलेज का डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ लेने आया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आप नहा रही हैं। जब तारन को कोई आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं देती तो वो देखता है, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। वो तो वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर तारन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि तारन ने उस लड़की को देखा था और वो गायब हो गई थी। वो सोच में पड़ जाता है कि अभी तो वो लड़की यहाँ थी। वो लड़की दोबारा सामने आती है कि तुम पागल हो, मेरे कपड़ों के ऊपर खड़े हो, पीछे हट जाओ। तारन फौरन पीछे हट जाता है और फिर उससे नरमी से बातें करने लगता है कि तुम यहाँ अकेली क्यों नहा रही हो। अगर मेरी जगह कोई बुरा इंसान होता तो वो तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकता है। तारन उसे समझा रहा था कि उसका दोस्त वहाँ आ जाता है जिसका नाम बुकू होता है। वो तारन को ढूंढता हुआ वहाँ आता है और उससे कहता है कि सब परेशान हैं, तुम रात से गायब हो और मैं तुम्हें ढूंढता रहा, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तारन तालाब में देखता है तो वहाँ वो लड़की फिर से गायब थी। वो फिर हैरान होता है कि ये लड़की बार बार कैसे गायब हो जाती है, अभी तो यहाँ ही थी। बुकू भी उसको देखने लगता है कि ये बार बार तालाब में क्या देख रहा है। वो भी तालाब में देखने लगता है और पूछता है कि आखिर तालाब में किसको ढूंढ रहे हो। लेकिन तारन उसकी बात का जवाब नहीं देता। बुकू को कोई आवाज़ बास्केट में सुनाई देती है। जब वो बास्केट में देखता है तो उसमें वही रेड फॉक्स थी। बुकू उससे पूछता है कि ये फॉक्स तुम्हें कहाँ से मिली। तारन बताता है कि ये मुझे जंगल में से जख्मी मिली थी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इसे मैं अपने पास ही रखूँगा और जब ठीक हो जाएगी तो इसको वापस जंगल में छोड़ दूँगा। विलेज का कांस्टेबल भी वहाँ आ गया था और सारी बातें सुन चुका था। वो तारन को इत्तला करता है कि हमारे विलेज के 7 जवान लड़कों को मार दिया गया है, पूरा गाँव परेशान है। तारन जल्दी से उनके साथ जाता है। वॉन भी वहाँ छुपी हुई थी और उनको देख रही थी। तारन जब मरे हुए लड़कों की डेड बॉडीज के पास जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि इन लोगों की मौत जहर की वजह से हुई है। जहर बहुत जहरीला था जिससे इनकी मौत जल्दी हुई। बुकू पूछता है कि कौन सा जहर है। तारन कहता है कि ये जहर मुझे नहीं पता, कोई अलग किस्म का ही जहर है। लेकिन तारन कहता है कि इस जहर की स्मेल फिश जैसी है। गांव के लोग कहते हैं कि इसका एक ही हल है कि इसके बारे में पुजारी से पूछा जाए। तो वहाँ पर पुजारी आ जाता है। तारन फिर उस पुजारी से पूछता है कि ये किस किस्म का जहर है। वो बताता है कि इन लड़कों को बहुत ही खतरनाक जहर दिया गया है, लगता है किसी शैतान का काम है या किसी बहुत ही बड़े जादूगर का। ये बहुत अलग किस्म का जहर है। सब उसकी बातें सुन रहे थे। बुकू कहता है कि ये तो हमें भी पता चल गया है। पुजारी एक पोटली उसे देता है और कहता है कि ये पोटली कोई आम चीज़ नहीं है, तुम इसको अपने साथ रखना, ये जादुई है और तुम्हें शैतानों से भी बचाएगी। पुजारी बैग सबको देने लगता है, यानी बेचने लगता है। वो था ही इतना लालची ताकि उनसे पैसे ले सके। वो सब लोग भी इसकी हरकतों को जान गए थे। कांस्टेबल सारी थैलियां पुजारी को वापस करता है और कहता है चले जाओ यहाँ से और हमें इन बैग की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास पहले से ही बैग हैं। पुजारी थैलियां लेकर जाने लगता है और कहता है कि मेरी बात याद रखना, विलेज किसी के लिए भी सेव नहीं है। और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर रात होती है तो बुकू फॉक्स को खाना देने के लिए आता है। वहाँ पर शराब पड़ी हुई थी तो रेड फॉक्स ज़्यादा शराब पी लेती है और अचानक एक लड़की की शक्ल में आ जाती है। यानी ये रेड फॉक्स एक डीमन थी जो अपनी असल हालत में आ जाती है। बुकू धुआं निकलता देख रहा था, उसे लगता है कि आग लगी है। वो जल्दी से कपड़ा लेकर जब कमरे के अंदर जाता है तो उसे हलचल की आवाज आती है। वो जोर से पूछता है अंदर कौन है और यहाँ आने की जुर्रत किसकी हुई।
वो देखता है वहाँ एक लड़की है जो फुल नशे में थी। बुकू को गुस्सा आता है, उस लड़की ने सारी शराब खत्म कर दी उसकी, क्योंकि ये रेड फॉक्स भी एक डीमन थी जो शराब पीने के बाद असली हालत में आ जाती थी। फिर ये फॉक्स बुकू को बताती है कि मैं 500 साल पुरानी फॉक्स हूँ, यानी डीमन हूँ, और मैं तुम्हारे बुजुर्गों से भी ज्यादा बूढ़ी हूँ, तो तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो, वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। वो फॉक्स की शक्ल में आकर उसे डराने लगती है और वाकई में वो डर भी जाता है और वो डर के मारे तारन के पास भागता है। जब तारन वहाँ आता है तो वो भी लड़की के रूप में देखकर हैरान तो होता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। रेड फॉक्स हंसते हुए तारन को बताती है कि मैं कोई बुरी डीमन नहीं हूँ, मेरा नाम वुजी है और मैं किसी को कोई कभी नुकसान नहीं पहुँचाती और ना ही कभी किसी को मारती हूँ। बुकू तो फजूल में डर गया। बुकू तारन के पीछे छुपा उसकी बातें सुन रहा था। तारन तो होश में ही नहीं था, वो तो शॉक की हालत में था। जब रेड फॉक्स असली हालत में आकर तारन पर जंप करती है तो तारन तो बुकू से भी ज्यादा डर जाता है और भागने लगता है। तारन डरते हुए पूछता है कि तुम्हें उस दिन किसने जख्मी किया था। वुजी कहती है मुझे कुछ याद नहीं और सोचने लगती है। तारन कहता है कि अगर तुम ठीक हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। रेड फॉक्स तो फौरन कहती है नहीं, तुमने तो मुझे अपने साथ रखने का बोला था, अब तुम मुझे कैसे जाने का कह सकते हो, और झूठ मूठ का रोने लगती है। बुकू और तारन को उस पर तरस आ जाता है। वो कहता है तुम हमारे साथ रह सकती हो। रेड फॉक्स तो यही चाहती थी, खुशी से उछल पड़ती है और कहती है मैं आज से आपकी हर तरह की मदद करूंगी, मैं मर्डरर को भी ढूंढने की हेल्प करूंगी और तुम लोगों की हिफाजत भी करूंगी। फिर सुबह विलेज में वही विच अपने जलपरियों के साथ आती है, क्योंकि उसे एक और लड़के की सोल की तलाश थी जो बांसुरी को एक्टिवेट कर सके, क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं कर पाई थी, और ये तभी एक्टिवेट होगी जो एक खास लड़का ही इसको कर सकता था। इसलिए वो अपनी शॉप बनाती है जिसमें हर तरह के कपड़े थे। विच इफ्तिताह करती है और विलेज वालों को अपनी शॉप पर आने का इनविटेशन भी देती है। सब उसकी शॉप का विजिट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बुकू और तारन भी आते हैं। बुकू तारन को बताता है कि कपड़ों की नई दुकान खुली है जहाँ पर सुना है कि बहुत ही अच्छा कपड़ा मिलता है। सब वही जा रहे हैं, क्यों ना हम भी वहाँ पर जाएं। तारन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ठीक है, तुम पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ, मुझे काम है। बुकू चला जाता है। थोड़ी देर के बाद तारन भी जाता है तो उसे वहाँ वून दिखाई देती है। उसको देखकर तारन नजर बचाकर वहाँ से वापस आ जाता है। तारन जैसे ही शॉप से बाहर आता है तो वहाँ रास्ते में विच खड़ी थी। उसके हाथ में जो बांसुरी थी वो चमकने लगती है, यानी कि कोई लाइट चलने लगती है। विच तो देखकर खुश हो जाती है, उसका शिकार करीब ही है। जब सामने नजर घुमाती है तो तारन दिखाई देता है। वो समझ जाती है ये वही लड़का है जिसकी सोल से बांसुरी एक्टिवेट हो गई। फिर रात हो जाती है। जहाँ एक आदमी चहलकदमी कर रहा था उसी शॉप में जाता है और हसीन लड़कियों को देखकर पागल होने लगता है। वो सारी डीमन उसे अपनी जाल में फांसने लगती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी को फंसा कर मार देती हैं और उस आदमी की मौत हो जाती है। जब सुबह होती है तो उस आदमी की लाश विलेज में सरेआम पड़ी हुई थी और सब लोग इकट्ठे होकर उसे देख रहे थे। उन सब की हालत बहुत बुरी थी कि आखिर इस आदमी को किसने मारा है। उन्हीं में एक आदमी कहता है शायद रिवर गॉड ने मारा हो, क्योंकि बहुत देर से हमने रिवर गॉड की पूजा नहीं की, इसलिए लोग मर रहे हैं। दूसरी तरफ नदी के पास तारन बैठा कोई किताब पढ़ रहा था और साथ में फिश भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक वहाँ वोन आ जाती है। तारन वान को देखकर तालाब में गिरने ही वाला होता है। ये सीन बहुत ही मज़े का था। वान उसे किसी हीरो की तरह पकड़ लेती है, वरना तारन तो सीधा नदी में गिरने वाला था। वान ऊपर गिर जाती है। तारन से वान पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तारन कहता है कि पहले तुम मेरे ऊपर से हटो तो बताऊंगा ये क्या तरीका है। वान मुस्कुराते हुए पीछे हट जाती है। फिर तारन बताता है कि मैं तो नदी से मछलियाँ पकड़ने के लिए यहाँ आया था, और कहता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। वान अभी उससे और बातें करना चाहती थी, लेकिन तारन चला जाता है। फिर रात का टाइम होता है। कोई डीमन जहर विलेज में फैला रही थी। वहाँ मुंह पर हाथ रखे एक आदमी उसे देख लेता है,
लेकिन वो आदमी ये नहीं जानता था कि ये एक डीमन है और उससे बातें करने लगता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें भी रिच के हालात का नहीं पता, आए दिन किसी न किसी की मौत हो रही है, तुम्हें डरना चाहिए। वो लड़की खामोशी से बस उसे देख रही थी, जैसे दिल ही दिल में उसको मारने की प्लानिंग कर रही हो। फिर आदमी उसका हाथ पकड़ के कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ने जाता हूँ, रात बहुत हो गई है। वो डीमन अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसे मारने ही वाली होती है कि वही पुजारी वहाँ आ जाता है। अब इस पुजारी और डीमन की लड़ाई हो गई। पुजारी को पता चल गया था कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि खतरनाक डीमन है। डीमन को भी समझ आ गई थी कि पुजारी मान चुका है कि इसकी हकीकत वो इस आदमी को मारकर पुजारी पर अटैक कर देती है। पुजारी भी उसकी चालों से खूब वाकिफ था। वो खुद को फौरन बचा लेता है और डीमन पर अटैक कर देता है। दोनों में खूब लड़ाई होने लगती है। पुजारी भी डीमन पर वार पे वार कर रहा था, जिससे डीमन इंजर्ड होकर भागने लगती है, लेकिन पुजारी जोरदार वार से फिर अटैक करता है। डीमन जैसे ही उसके काबू आने वाली होती है, डीमन अपने फेस को ढांपे पुजारी पर अटैक करने लगती है। पुजारी उसे पहचान नहीं सका कि आखिर ये कौन है। वो पुजारी को हिरा देती है। तभी वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं। सिपाहियों को अपनी तरफ आता देख दोनों भाग जाती हैं। पुजारी भी इन सिपाहियों से बचने के लिए जल्दी से किसी के घर पर पनाह ले लेता है। दूसरी तरफ तारन बहुत लगन से पढ़ रहा था, तो वहीं पर दोनों डीमन उसके पास मदद के लिए आती हैं। जी, ये वान थी जिसने अपने दोस्त को पुजारी के हाथों मरने से बचाया था। तारन वान और अजनबी लड़की को देखकर हैरान होता है कि ये इतनी रात दोनों लड़कियां इसके पास क्या करने आई हैं, और वो भी जख्मी हालत में। वान कहती है कि प्लीज़ हमारी मदद करो। तारन दोनों को बिठाता है और वान की दोस्त यूसु का जख्म देखने लगता है। फिर वान से पूछता है, इतनी रात को किसने ये हालत की, तुम्हारी दोस्त जख्मी कैसे हुई है। वान इधर उधर देखने लगती है कि अब क्या बताए। फिर झूठ कहानी सुनाती है कि इसकी ये हालत इसके बड़े भाई की वजह से हुई है। इसके बड़े भाई ने शराब पीकर इसे बहुत मारा, जिसकी वजह से इसको घर छोड़ना पड़ा। तुम इसकी मरहम पट्टी कर दो ताकि ये ठीक हो जाए। तारन को बहुत गुस्सा आता है कि कोई इस तरह भी किसी लड़की को मारता है, चाहे वो भाई भी क्यों हो। वो फौरन गुस्से से उठकर विलेज के हेड कांस्टेबल के पास जाने लगता है ताकि उसके भाई को उसकी शिकायत लगाए और उसको सबक सिखा सके। जब वान सुनती है तो फौरन उसका बाजू पकड़कर रोकती है। दरअसल वो डर गई थी कि कहीं उसका झूठ ना पकड़ा जाए। उसी टाइम एक और कहानी बनाने लगती है कि यीशु की शादी आज उसका भाई करने वाला था, जो काफी बुरा आदमी था। यीशु ने मना किया तो उसे मारने लगा। अब अगर तुम कांस्टेबल के पास जाओगे तो सब में बात फैल जाएगी और कोई भी यीशु से शादी नहीं करेगा और बदनामी अलग से होगी और विलेज के लोग यीशु को ही बुरा भला कहेंगे। तो बेहतर है कि तुम चुप कर जाओ और यहीं पर बात खत्म कर दो। तारन को वान की मासूम शक्ल पर यकीन आ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। और तारन चला जाता है। तारन के जाने के बाद दोनों बातें करने लगती हैं। यीशु कहती है कि वान वही लड़का है जिसको रानी ढूंढ रही है, क्योंकि सिर्फ उसकी सोल से ही बांसुरी एक्टिवेट होगी, जिससे हमारी रानी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। वान सुनकर फौरन उसे चुप रहने का बोलती है और कहती है, मुझे इस बात का नहीं पता था, तुम चुप रहो और आहिस्ता बोलो, कहीं ये बात सुन न ले। फिर हमें विच की शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहां एक डीमन किसी लड़की को ड्रेस चेक करवा रही थी। पास एक आदमी भी खड़ा था। वो लड़की डीमन से पूछती है कि आपके गांव में कोई फंक्शन होने वाला है। डीमन कहती है, जी हाँ, दरअसल हमारे गांव में एक के बाद एक लड़के मर रहे हैं। सारे गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए रिवर गॉड प्रेयर फंक्शन रखा गया है, जिससे गांव में परेशानी सारी ख़त्म हो जाएंगी और इसके लिए एक खूबसूरत लड़की की ज़रूरत है जो गांव में नहीं है। जैसे ही हमें मिलेगी हम इस फंक्शन को पूरा करेंगे। अगर आपको कोई ऐसी लड़की दिखाई दे तो हमारी मदद ज़रूर करना।
फिर वो चली जाती है। दूसरी तरफ तारन यसु को दवाई देने उसके पास जाता है क्योंकि 5 दिन पूरे हो गए थे। वान वहाँ आती है, तारन को देखकर कुछ परेशान हो जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तारन कहता है कि तुम अपनी दोस्त को लेकर क्लिनिक नहीं आई तो मैंने सोचा मैं खुद ही दवाई देने आ जाता हूँ। अंदर यसु को वान की बातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो समझ आती है कि तारन खुद ही मरने के लिए आ गया है। तारन वान को कहता है, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? क्योंकि तारन को नहीं पता था कि वान एक डीमन है। वान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि तारन किसी तरह यहाँ से चला जाए। तभी यसु उन्हीं के पास आती है। यसु तारन से कहती है, खुशामदीद, लगता है आप कपड़े खरीदने के लिए आए हैं। तारन कहता है, जी नहीं, मुझे कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको ये दवाई देने के लिए आया था। यसु वान के कान में कहती है, कहीं इसको मेरे साथ प्यार तो नहीं हो गया। वान हंसने लगती है। तभी यानी कि एक और वफादार डीमन वहां पर चोरी चोरी आ रही थी। उसको शक पड़ रहा था कि कोई अंदर है। वो बाहर खड़ी थी। उसे लगता है कि यसु और वान किसी लड़के को लेकर आई हैं और बातें कर रही हैं, लेकिन वान बहुत ज़्यादा क्लेवर थी। उसको बाहर खड़ी डीमन का भी पता चल जाता है तो फौरन वान तारन को छुपा देती है। जब कमरे में डीमन आती है तो वहाँ यसु और वान के अलावा कोई भी नहीं था, तो इधर उधर देखने लगती है और किसी लड़के को ना पाकर मायूस हो जाती है। तारन खिड़की से नीचे कूद गया था, इसलिए बच जाता है। वान जाते हुए तारन को यसु का पर्ल देती है। तारन पर्ल लेकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सीन तारन के घर पर शिफ्ट होता है, जहां रेड फॉक्स और बुकू गांव के लोगों को मेडिसिन पिला रहे थे, क्योंकि गांव में अजीब सी कोई बीमारी फैल गई थी, जिससे लोग बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। तारन भी वहां आ जाता है। वो भी इन सब को बीमार देखकर काफी परेशान हो जाता है। तारन पूछता है, ये सब क्या है जो सब लोग बीमार हो रहे हैं? बुक्कू बताता है कि हैरत वाली बात तो ये है कि सबकी बीमारी एक जैसी है। तारन कहता है कि मैं इनको चेक करता हूँ। जब अपनी नीडल से चेक कर रहा था तो रेड फॉक्स कहती है कि मुझे तुम में से फिश की स्मेल आ रही है। तारन खुद को सूंघने लगता है और कहता है कि मुझे तो कोई स्मेल आ नहीं रही, तुम्हारा वहम है। रेड फॉक्स कहती है कि मैं फॉक्स डीमन हूँ और हमारे सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है, तुम मुझे जुटला नहीं सकते। तारन जब चेक करता है तो कहता है कि मुझे बीमारी का पता चल गया है और रेड फॉक्स को वही पर्ल देता है जो वान ने उसे दिया था और कहता है कि तुम इस पर्ल से बीमारी की दीवार बना सकती हो। और फिर बुक्कू से कहता है कि तुम कांस्टेबल को मेरे पास लेकर आओ। जब रात को हेड कांस्टेबल आता है तो वहाँ पुजारी भी आ जाता है। कांस्टेबल इस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुमने पूरे गांव को तंग करके रखा हुआ है, सब तुम्हारी कंप्लेन लेकर आते हैं, तुम्हारा तो लालच ही खत्म नहीं होता और धोखा देकर तुम लोगों से पैसे लेते हो। आज मैं तुम्हें अरेस्ट करके रहूंगा। पुजारी भी उसे जल्दी से बेहोश करके सुला देता है और एक बोतल अपनी पॉकेट से निकालकर तारन को देता है और कहता है कि ये वही जहर है जो गांव के लोगों को दिया गया है। क्या ये इस जहर की दवाई बना सकेंगे या नहीं बना पाएंगे जिससे लोगों की जान बच जाए? ये और लोग बीमार हो रहे थे। फिर पुजारी उन सबको बताता है कि 10 अलग अलग जहर को मिलाकर इस जहर को तैयार किया था, जो 10 अलग पानी से मिलकर बनते हैं। तारन कहता है कि मेरे पास जलपरी का पर्ल है, उससे हम दवा बना सकते हैं जिससे इस जहर को विली से ख़त्म किया जा सकता है। पुजारी बहुत गौर से सुन रहा था। पर्ल का सुनकर तो वो हैरान भी होता है और कहता है कि इसके अलावा एक और चीज़ भी शामिल करना होगी, वो जलपरी का ब्लड है, तो पर्ल के साथ मिलकर एंटीट्यूड बन जाएगा। पास बैठा कांस्टेबल कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? क्योंकि पुजारी पर सब शक करते हैं कि अब भी कोई धोखा तो नहीं दे रहा। पुजारी इसके सर पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस बार मेरे पर ट्रस्ट करके देखो। तो वो सब चुप कर जाते हैं। जाहिर है इस वक्त और कुछ किया भी नहीं जा सकता था सिवाय इस पर एतबार करने के।
वजी जब इस जहर को सूंघती है तो कहती है कि मुझे इसमें से फिश की स्मेल आ रही है जो मुझे तोरण के कपड़ों से आ रही थी। फिर तोरण पुजारी पर एतबार करके उसे पूछता है कि तुम अगर जहर के बारे में जानते हो तो अब इसको ख़त्म करने के लिए कोई हल भी बताओ। फिर पुजारी कहता है कि गांव में एक तालाब है जिसमें लुट्स के बहुत से फूल हैं। उन सब फूलों में एक फूल बहुत चमकेगा। अगर तुम इस फूल को हासिल कर लेते हो तो इस जहर की दीवार को बना लिया। फिर तारण रात होने का इंतज़ार करने लगता है। जब रात हो जाती है तो जंगल में जाता है। जब तालाब का पानी पीता है तो उसे बहुत मीठा लगता है। फिर उसे चमकता हुआ फूल भी दिखाई देता है। वहाँ रानी की वफादार जलपरी आ जाती है और बड़ी अदा से तारण से पूछती है कि तुम वान को जानते हो। तारण कहता है नहीं, दरअसल ये डीमन वान को रानी के सामने किसी तरह पकड़वा कर सजा दिलवाना चाहती थी। तारण उससे पूछता है कि इतनी रात तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? वैसे भी आज तो बहुत ही अंधेरी रात है। वो जंगल में एक अकेली लड़की को देखकर हैरान हो रहा था। डीमन उसे कहती है कि क्यों ना हम बैठकर खूब बातें करें, और उसके करीब आने लगती है। तारण उसे खुद से दूर करता है और कहता है पीछे हटो, ये क्या तरीका है? वान देखेगी तो गलत समझेगी। डीमन को अपनी इंसल्ट महसूस होती है। वो तारण पर अटैक करती है। न जाने वान कहां से आकर डीमन पर वार करती है जिससे तारण बच जाता है। वान कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी मोहब्बत पर अटैक करो? वान बहुत गुस्से में होती है। तारण कहता है मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ, और फिर दोनों में खूब लड़ाई होने लगती है। तारण रोकने के लिए आता है तो डीमन उस पर भी वार करके उसे जख्मी कर देती है। तारण बेहोश होकर गिर जाता है। यूसुफ भी वहां आ जाती है और दोनों डीमन का मुकाबला करके डीमन को मार देती हैं। फिर यूसुफ वान से पूछती है कि अब रानी को क्या जवाब देंगे। वान यूसुफ से कहती है कि तुम मैडम सी के पास जाओ, इससे रानी को शक नहीं होगा। अगर तुम ना गई तो रानी को पता चल जाएगा कि हमने डीमन को मार दिया है, जिससे वो हमें माफ नहीं करेगी। यूसुफ चली जाती है तो वान तारण की केयर करने लगती है। वान तारण को अपनी एक पावर दे देती है जिससे वो ठीक हो सके। वहां पर पुजारी भी आ जाता है। पुजारी वान पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो तो तारण को अपनी पावर से प्रोटेक्ट कर रही है तो उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक मॉर्मिड हो जो लोगों की मदद करती है। वान पुजारी को सब सच बताने लगती है कि तुम्हारी बात ठीक है, हम जलपरियां लोगों की मदद करती थीं लेकिन अब नहीं करती। जब से एक विच ने हमारी सोल पर कब्जा किया है वो हम पर हुक्मरानी करने लगी है। ये डीमन भी तारण को मारने आई थी। पता नहीं तारण इतनी रात इस जगह क्यों आया था। अगर मैं यहाँ ना आती तो ये तारण की सोल को हासिल करके रानी को पेश कर देती। फिर वान जाने लगती है लेकिन पुजारी उसे रोक लेता है। वान कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, अगर मैं ना गई तो इस विच को पता चल जाएगा। पुजारी कहता है कि मैंने सुना है वो विच बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है और बहुत पावरफुल भी है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। फिर वान को जाने देता है। दूसरी तरफ विच को ख्वाब आता है। जब वो पहली बार इस गांव में आई थी तो उसे यहाँ एक आदमी से प्यार हो गया था, लेकिन वो इसे धोखा देता है और उसे पकड़ा भी देता है कि ये एक विच है, इसलिए वो अब इन गांव वालों से बदला लेना चाहती थी। फिर बहुत से लोग वहां आकर किसी खूबसूरत लड़की को गॉड रिवर के लिए बलि देना चाहते हैं। वहां विच आ जाती है, पूछती है कि तुम सब लोग यहाँ क्या करने आए हो? तो वो कहते हैं कि हमें एक लड़की चाहिए गॉड रिवर के लिए। विच मान जाती है कि ठीक है, सब खुश हो जाते हैं। रानी ने वान को गॉड रिवर के लिए चुना था और उस पर ऐसा जादू कर देती है कि वो सबके सामने कुछ भी बोल ना सके। दरअसल रानी को पता चल गया था कि वान तारण से मिली हुई है और फिर गांव वाले जंगल में से गुजर रहे थे ताकि वो जाकर बलि दे सके। वहाँ बुकू और तारण भी मास्क लगाकर वहाँ आ जाते हैं। विच और पुजारी में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। विच एक ब्लैक मैजिकल वॉल बना देती है। तारण वान को ढूंढने लगता है। विच वान का भेस लेकर तारण पर हमला कर देती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है कि बांसुरी को एक बार बचा दो तो मैं वान को छोड़ दूंगी। वान उसे सब बता देती है तो तारण बांसुरी को तोड़ देता है। रेड फॉक्स आकर विच पर अटैक करती है, लेकिन विच उस पर हमला करके उसे भी गिरा देती है। विच तारण को मारने ही वाली थी कि तारण बांसुरी विच के पेट में घुसा देता है। फॉक्स भी उसको पकड़ लेती है। पुजारी भी वहां आ जाता है।
जिससे विच कमजोर हो जाती है और मरने से पहले कहती है कोई ना कोई तुम्हें जरूर मारेगा और मर जाती है। दूसरी तरफ वान और टॉरन बहुत खुश थे। अभी वान पर डीमन का जादू का असर था। टॉरन अपने प्यार का इजहार भी करता है लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि उस पर विच का जादू हो गया था। टॉरन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे इस जन्म में नहीं मिली तो अगले जन्म में जरूर हम एक होंगे। वान खुश होती है कि अब वो डीमन से इंसान बन जाती है और उसकी सोल आजाद हो जाती है। दूसरी तरफ बुकू और रेड फॉक्स को दिखाते हैं। बुकू टूटी हुई बांसुरी को अपने साथ रख लेता है और कुछ सोचने लगता है। इधर ही स्टोरी का एंड हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।